हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें किस अंग की सहायता से नए पौधे का निर्माण होता है, या जितने भी पुष्पीय पादप हैं उनमें किस अंगों की सहायता से नए पुष्प का निर्माण होता है या नए पादप का निर्माण होता है, वह है पुष्प। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जितने भी प्रकार के पुष्पीय पौधे पाए जाते हैं उनमें किस क्रिया की सहायता से नए पौधे का निर्माण होता है, और जनन क्रिया की सहायता से। और उसमें जो मतलब कि कौन जनन अंग होता है, तो जनन अंग उसमें पुष्प होता है। यानी कि पुष्प की सहायता से ही सभी पेड़ पौधे या पादप क्या अपने समान पौधे उत्पन्न करते हैं, तो इसी पुष्प की सहायता से। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना। सबसे पहले हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। तो हम पुष्प का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? पुष्प का उपयोग हम धार्मिक स्थल पर शोक, स्वभाव, प्रेम आदि के रूप में हम पुष्प का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम पुष्प की संरचना पढ़ते हैं। तो ये पुष्प हो गया। अब पुष्प के हम विभिन्न प्रकार के मतलब कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, उन सभी भागों का हम अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, इसको दलपुंज कहते हैं। इसको पुंकेसर कहा जाता है। और जायांग, इसी भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर और स्त्री केसर, या पोमंग कह दीजिए या जायांग। तो पुष्पीय पौधों के पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर और जायांग। तो ये पुष्प के 4 चक्र हो गए। अब जो पुंकेसर होता है इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1, इस भाग को हम परागकोश कहते हैं, इस भाग को परागकोश कहते हैं। और इतने से इतने भाग को हम तंतु कहते हैं। तंतु कह दीजिए या तो पुतंतु, एक ही होता है। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पहले भाग को परागकोश और दूसरे भाग को पुतंतु या तंतु कहते हैं। अब इस भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, और इस भाग को वर्तिका कहते हैं।
इसको अंडाशय कहा जाता है और इसी के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, इसी को बीजांड कहते हैं। इसी में अंड कोशिका होता है जिसे नर युग्मक कहते हैं। जिसे मादा युग्मक कहते हैं। चलिए दोबारा इसको देखते हैं। पुष्प की संरचना में सबसे पहले बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर और वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। बाह्य दल किसे कहते हैं? पुष्पी पौधों में सबसे नीचे जो हरे रंग का होता है उसे दलपुंज कहते हैं। जो हरे रंग का होता है उसे दलपुंज कहते हैं और उसके ऊपर जो लाल रंग का होता है उसे दलपुंज कहते हैं। जो लाल रंग का होता है उसे दलपुंज कहते हैं और उसके ऊपर जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं उस भाग को हम पुंकेसर कहते हैं। और उसके दो भाग होते हैं, नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 पुतंतु। तो परागकोश में ही परागकण उपस्थित होते हैं। जो परागकोश भाग होता है इसी परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहले भाग को परागकोश और दूसरे भाग को तंतु। तो परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, इसी को हम नर युग्मक कहते हैं। इसी भाग को हम नर युग्मक कहते हैं और इस भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं और उसके नीचे वाले भाग को हम वर्तिका कहते हैं और उसके नीचे उभरा हुआ जो भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। मतलब कि वर्तिकाग्र के नीचे वाला उभरा हुआ भाग स्त्री केसर कहलाता है। तो अच्छा, परागकोश किसे कहते हैं? चलिए, परागकोश ऊपरी भाग, मतलब कि ऊपरी भाग सामान्यतः जो द्विपालिक होता है। पुष्प का ऐसा भाग जो दो भागों में बटा होता है। पुंकेसर का ऐसा भाग मतलब कि जो दो पालियों में बटा होता है। तो ऊपरी भाग सामान्यतः जो द्विपालिक होता है, द्विपालिक मतलब दो भागों में बटा हो। ऐसा भाग जो दो भागों में बटा हो, मतलब कि ऊपरी भाग सामान्यतः जो द्विपालिक होता है उसे परागकोश कहते हैं और लंबे एवं पतले भाग को पुतंतु या तंतु कहते हैं। तो ऊपरी भाग सामान्यतः जो द्विपालिक होता है उसे परागकोश कहते हैं और लंबे एवं पतले भाग को पुतंतु कहते हैं। और जो वर्तिकाग्र होता है यह आवरण मंच का, मतलब पुष्प के आवरण मंच का कार्य करता है। आवरण मंच मतलब ये होता है कि जब अगर इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है तो उसी समय यह परागकण वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद इसी परागकोश के अंदर वह जब वृद्धि करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। मतलब एक परागकोश, मतलब कि एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से, मतलब इसी प्रकार लगातार कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। मतलब उसी समय सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही कोशिका आपस में विभाजित होना प्रारंभ हो जाती हैं उसी समय एक कोशिकाओं का समूह बनता है। और जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो उसी समय ये परागकोश का स्फुटन होता है। क्या होता है? फूटता है, इसका स्फुटन होता है। और जैसे ही इस परागकोश का स्फुटन होता है तो होने के बाद यह परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इसलिए यह वर्तिकाग्र आवरण मंच का कार्य करता है। तो अब इसमें 2 चक्र होते हैं ना, एक सहायक चक्र होता है, सहायक चक्र होता है और दूसरा आवश्यक चक्र होता है। अब सहायक चक्र किसे कहते हैं? दलपुंज और बाह्य दलपुंज। दलपुंज और बाह्य दलपुंज। और पुमंग और जायांग।
अब इस पुष्पीय पौधों में दो सहायक मतलब कि दो चक्र होते हैं, एक सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र उसे कहते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। आवश्यक चक्र पुमंग और जायांग दोनों को कहते हैं। तो आवश्यक मतलब ये होता है कि पुमंग और जायांग जब तक ये दोनों चक्र उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक इस पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन संभव नहीं होगा। और सहायक चक्र का मतलब ये होता है कि दलपुंज अगर ना भी रहे, मतलब कि अगर यह उपस्थित ना भी रहे तो भी इसमें लैंगिक जनन क्रिया संपन्न हो सकती है। इसीलिए इसको सहायक चक्र कहा जाता है और इसको आवश्यक चक्र कहा जाता है। चलिए अब इसको थोड़ा से आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसी में परागण होता है। तो परागण कब होता है? जब इसमें परागकोश में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, अर्थात कोशिकाओं का एक समूह प्राप्त होता है। तो जैसे इस कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है तो इसका कुछ समय बाद इसका स्फुटन होता है। क्या होता है? स्फुटन होता है। और जैसे ही परागकोश का स्फुटन होता है तो इनमें उपस्थित परागकण आपस में विभाजित होते हैं, मतलब या बाहर निकल आते हैं। और जैसे ही ये परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं तो निकलने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ से जब निकलते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं, कहाँ पर? इस वर्तिकाग्र पर। तो जैसे ही परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, जब परागकण परागकोश से निकलकर जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है उसमें। तो जब परागकण परागकोश से निकलकर जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं।